welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 6. This is EduRise series by Amit Publishing House, and here is a book, Journeys Through Society, a book of social studies. So let's move on to chapter number 8, which is Unity in Diversity or Many in the One. We will read about rich diversity, textiles and clothing, an epic spread, food for all, festivals galore. So these all topics we are going to cover here. Let's move on to get going. So diversity means the state of being diverse or different. Diversity का मतलब है different होना, diverse होना. And we see different types of people in our surrounding. हम अपने आसपास बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग देखते हैं. ये अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि कुछ धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ कुर्ता पजामा पहनते हैं. ये अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू, कोई बंगाली, मराठी, पंजाबी एक्सेट्रा. In fact, diversity means a wide range of people. Diversity का मतलब होता है एक wide range लोगों का या फिर चीज़ों का जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं एक दूसरे से. So let's move on to a rich diversity. So a rich diversity of India is seen in its changing landscape. इंडिया का जो रिच डाइवर्सिटी है वो उसके लैंडस्केप में ही आप देख सकते हैं, क्लोथिंग स्टाइल में देख सकते हैं, फूड में, लैंग्वेजेस में, स्क्रिप्ट्स में, और जैसे जैसे हम ट्रैवल करते हैं कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में, हम हर जगह पे इस डाइवर्सिटी को हम देख सकते हैं. ये जो डाइवर्सिटी है, दिस डाइवर्सिटी इज नॉट लिमिटेड टू ज्योग्राफी बट एक्सटेंड्स इनटू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. ये जो डाइवर्सिटी है सिर्फ ज्योग्राफिकल पार्ट की बात नहीं कर रहा है, ये जो है कस्टम्स और ट्रेडिशंस में भी देखने को आपको मिलेगी. सो विद ओवर 1.4 बिलियन पीपल, इंडिया में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं. जो डाइवर्सिटी अक्रॉस इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट और कॉम्प्लेक्स है. Yet there is an unifying thread that ties it all together. लेकिन यहाँ पे एक बारीक सा थ्रेड है जो कि इन सब को आपस में जोड़ता है. And the people of India project by the Anthropological Survey of India recorded 325 languages and 25 scripts across 4,635 communities. ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है इंडिया का, उसने रिकॉर्ड किए हैं इंडिया में 325 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 25 स्क्रिप्ट्स हैं जो कि 4,635 कम्युनिटीज में फैली हुई हैं, जो कि इंडिया के इस वैरायटी को शो करती हैं. डिस्पाइट सच कॉम्प्लेक्सिटी, ब्रिटिश हिस्टोरियंस Vincent Smith remarked that despite diversity, the history of India can still be written as a single story. So, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे विंसेंट स्मिथ, उनका कहना था कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद भी, इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद भी जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसे एक सिंगल स्टोरी में लिखा जा सकता है. The key lies in the concept of unity in diversity. और जो मेन इसका की है वो इस स्लोगन पे जाती है जो कि है unity in diversity, a profounded idea that binds the nation's diverse cultures together. ये एक ऐसा आइडिया है जो कि इंडिया के जो हमारे नेशन है उसके डाइवर्स कल्चर्स को एक साथ जोड़ के रखता है. Let's move on to test yourself. So find out the following information about yourself. अपने बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है. पहली है when I go out I like wearing. बाहर जाते तो आपको क्या पहनना पसंद है. My favorite sports, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है. At home I speak, आप घर पे कौन सी भाषा बोलते हैं. Next comes India, unity and diversity. So diversity refers to different regional, cultural, religious backgrounds of people. Diversity क्या बताता है, अलग अलग रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स के बारे में बताता है इंडिया के लोगों के, जो कि क्या करता है, जो हेल्प करता है इंडिया को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डाइवर्स नेशन बनाने में. ये जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब इंडिया एंड इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है और ये
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पॉपुलराइज किया था। In his famous book, The Discovery of India, Nehru explained that Indian unity is not something superficial but something much deeper. So अपनी जो बुक थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें नेहरू जी ने कहा था कि जो इंडिया की जो यूनिटी है वो कुछ सुपरफिशियल चीज़ नहीं है लेकिन बहुत गहरी चीज़ है। He further said that India practiced the widest tolerance of beliefs and customs where every variety is acknowledged and encouraged. So उनका आगे ये भी कहना था कि इंडिया क्या करता है, प्रैक्टिस करता है एक वाइडेस्ट टॉलरेंस को, बिलीव्स के और कस्टम्स को, जिसकी जो है वैरायटी जो है काफ़ी ज़्यादा है, और ये क्या करता है, एक्नॉलेज करता है और एनकरेज करता है यहाँ के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और बिलीफ को। नेक्स्ट, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। सो विथ सच डाइवर्सिटी, ऐसी डाइवर्सिटी के साथ वन में आस्क हाउ कैन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन। तो कोई भी पूछेगा कि इंडिया की ये जो हिस्ट्री है वो कैसी लिखी गई है। द आंसर लाइज इन द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आंसर यहीं पे मिलेगा हमें, विच बाइंड्स द नेशन टुगेदर, जो कि नेशन को एक साथ जोड़ के रखता है। सो हिस्टोरियंस और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी रीजन की डाइवर्सिटी को। एंड जो हिस्ट्री है बहुत सारे जगहों की वो दिखाता है अलग अलग कल्चर्स के बारे में, कल्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में, जो कि हमारे ट्रेडिशन को शेप देते हैं। सो इसीलिए रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्टोरिक्स। सो अपने यूनिक हिस्ट्रीज की वजह से जो रीजन्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो गए हैं। पीपल लिविंग नियर द सी हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अब वो लोग जो सी के पास रहते हैं उनके फूड हैबिट्स अलग हैं, स्टाइल ऑफ ड्रेस अलग है। अगर हम उन्हें कंपेयर करें उन लोगों से जो कि प्लेन्स या फिर माउंटेन्स में रहते हैं, इन जगहों पे रहते हैं। सो ये जो स्पिरिट है यूनिटी की डाइवर्सिटी में, ये हमारी आइडेंटिटी को एज इंडियंस जो है डिफाइन करती है। हमारे इंडिया का जो हेरिटेज है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट, फूड फॉर ऑल। सो फूड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड, जो कि एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे एवरीडे लाइफ में, एज वेल एज इन फेस्टिवल्स में भी। इन मेनी फैमिलीज डेली मील्स आर शेयर टुगेदर एंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2। सो ज़्यादातर जो फैमिलीज है उसमें जो है डेली मील्स ली जाती हैं जो कि शेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ। और आपको यहाँ पे जो है 2 या फिर 3 मेन डिशेस जरूर दिखेंगी अलॉन्ग विथ अकम्पनीमेंट्स सच एज चटनी एंड पिकल्स, राइस, रोटी एज वेल एज डेजर्ट। तो 2 से 3 मेन डिशेस देखेंगे, उसके साथ साथ आपको चटनी, अचार, रोटी, राइस और तो और डेजर्ट्स मीन्स कुछ मीठा जरूर खाने को मिलेगा। लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट्सपीडिया। सो खिचड़ी जो कि एक सिंपल डिश है जो कि राइस और दाल से बनती है, इसे जो है एक कंफर्ट फूड माना जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडियन कुजीन के एसेंस को। सो फूड इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ईटिंग, इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ सोशलाइजिंग, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर विद फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। सो यहाँ पे फूड को सिर्फ खाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, उसको इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि इसके थ्रू ही हम लोगों से सोशलाइज कर पाते हैं, हम अपना समय जो अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ इजीली बिता पाते हैं। अक्रॉस द कंट्री सर्टेन फूड ग्रेन्स आर कॉमन सच एज राइस, बार्ले, व्हीट एंड मिलेट्स लाइक बाजरा, ज्वार एंड रागी। सो हमारी जो कंट्री है उसके अक्रॉस अगर हम देखें तो कुछ फूड ग्रेन्स है जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। पल्सेस इंक्लूडिंग डिफरेंट दाल्स एंड ग्राम्स, पल्सेस में भी बहुत सारे दाल्स और ग्राम्स आते हैं जो कि फाउंडेशन है हमारे मील के थ्रू आउट इंडिया। ऑल्दो दीज इंग्रेडिएंट्स आर कॉमन, भले ये इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग रीजन में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। शोकेसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कुजीन, जो कि इंडियन कुजीन के डाइवर्सिटी को दिखाता है। सिमिलरली स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, क्यूमिन, कार्डमम एंड जिंजर आर यूज नेशन वाइड। ये कुछ मसाले हैं जो पूरी नेशन में यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से, और ये भी रिफ्लेक्ट करता है
यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। ये जो सेम इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें यूज किया जा सकता है प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग वैरायटी के डिशेस को। You may have seen the people from South India eat different types of food like rice, dosa, idli, सांबर, वड़ा etc. आपने देखा होगा साउथ इंडिया के लोग जो है अलग अलग चीज़ें खाते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं जो कि यहाँ मेंशन की गई है। वो कंज्यूम करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि इंक्लूड करती हैं कोकोनट फिश और स्पाइसेस जो कि लोकली प्रोड्यूस की जाती हैं वहाँ पे और वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में मिल जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर अलग अलग तरीके की डिशेस की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योरसेल्फ, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, दिस इज ट्रू। सेकेंड, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज अ फेमस बुक बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ट्रू। Third one, people living near the sea have different food habits and way of dressing compared to others, true. Fourth one, food is an important part of Indian culture, true. Fifth, the unity in diversity is an important term to describe India, yes, this is true. So these are the answers that you have to write down. So these are very different from the northern states of Punjab, Haryana, उत्तर प्रदेश etc. और ये जो चीज़ें हैं ये इन नॉर्दर्न स्टेट से काफ़ी ज़्यादा अलग है, जहाँ पे चपाती को जो कंज्यूम किया जाता है ज़्यादा राइस के कंपैरिजन में। तो साउथ इंडिया में राइस ज़्यादा खाया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया में चपाती। कोकोनट इज नॉट अ कॉमनली यूज इंग्रेडिएंट्स in their foods and many more variety of pulses are consumed which are grown locally. So यहाँ पे कोकोनट जो है मेन इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी जो दाल की वो भी कंज्यूम की जाती है जो कि यहाँ पे लोकली ग्रो की जाती है। ऑल्सो द वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स, और जो वैरायटी है वेजिटेबल्स की वो अलग है अलग अलग रीजन्स में। Some common spices such as turmeric, cumin, cardamom and ginger are also used throughout the country. पूरी कंट्री में ये spices यूज किए जाते हैं। We could continue this list with some common vegetable, common oils etc. और इस लिस्ट को हम कुछ common vegetables और common oils के साथ बढ़ा सकते हैं। So we see how the same ingredients, unity, can be used in a number of combinations, diversity to prepare an endless variety of dishes. तो हम देख सकते हैं कैसे कुछ सेम इंग्रेडिएंट्स को हम अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ मिला के अलग अलग तरीके की एंडलेस वैरायटी ऑफ डिशेस बना सकते हैं। तो यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Now let's move on to textiles and clothing. So every region and community in India has developed its own style of clothing and dresses. So हर एक रीजन या फिर कम्युनिटी जो इंडिया में है उसने खुद के स्टाइल्स क्लोथिंग या फिर ड्रेसेस को बनाया है। Yet we notice a commonality in some traditional Indian dresses. कुछ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस में हमें कुछ कॉमनैलिटी मिलती है irrespective of the material use, मटेरियल चाहे कोई भी यूज किया गया हो। An obvious example is the plain length of cloth called the sari. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल साड़ी है जो कि एक तरीके का क्लोथ है जिसे वॉन किया जाता है ज़्यादातर इंडिया के पार्ट्स में, और ये बनाया जाता है डिफरेंट फैब्रिक से, अलग अलग फैब्रिक से, ज़्यादातर कॉटन या फिर सिल्क से, लेकिन आजकल ये सिंथेटिक फाइबर से भी बनाया जा रहा है। बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, पटन पटोला, मुगा और मैसूर आर सम ऑफ द फेमस टाइप्स ऑफ सिल्क साड़ीज। ये कुछ सिल्क साड़ीज के पार्ट्स है, ये टाइप्स हैं। एंड देयर आर मेनी मोर काइंड्स ऑफ कॉटन साड़ीज, अलग अलग तरीके की कॉटन साड़ीज भी हैं। ऑल्दो altogether this unstitched piece of cloth has hundreds of varieties. So अगर पूरा हम मिलाए तो ये जो अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लोथ है इसके हजारों वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी। दे आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट मेथड्स ऑफ वीविंग एंड डिजाइनिंग। इन्हें अलग अलग मेथड से बनाया जाता है, वीविंग और डिजाइनिंग इसमें अलग अलग तरीकों से की जाती है।
कुछ डिजाइन जो हैं ये पार्ट हैं क्लॉथ के, लेकिन जो दूसरे हैं दोज आर प्रिंटेड आफ्टर द क्लॉथ इज वोवन। सो क्लॉथ को बनाने के बाद उनको प्रिंट किया जाता है। फाइनली देयर आर एंडलेस वेरिएशंस इन कलर प्रोड्यूस फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ पिगमेंट्स। सो अलग अलग जो पार्ट्स हैं पिगमेंट्स के, उससे जो है ये अलग अलग वेरिएशंस क्लॉथ के बनाए जाते हैं। A few specimen of colorful traditional Indian textiles are given here. The sari has a long history. साड़ी की एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। And this stone relief from Vaishali today in Bihar goes back to a few centuries BC. ये आप एक स्टोन रिलीफ देख सकते हैं वुमेन का जो कि साड़ी में है, और ये जो है आज के टाइम में बिहार में है, ये वैशाली से है। तो ये भी जो है साड़ी का जो ट्रेडिशन उसके बारे में बताता है। देयर आर मेनी वेज ऑफ वेयरिंग द साड़ी एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। सो साड़ी पहनने के बहुत सारे जो है तरीके हैं, जैसे ही जो हम एक रीजन को चेंज करते हैं, एक कम्युनिटी को चेंज करते हैं और दूसरे में जाते हैं, तो आप अलग अलग पैटर्न्स देख सकते हो। इन फैक्ट न्यू वेज ऑफ ड्रेपिंग इट आर स्टिल बीइंग इन्वेंटेड, और नए नए तरीके इसे ड्रेप करने के आज भी इन्वेंट किए जा रहे हैं। बट इन द एंड इट इज अ सिंगल ड्रेस। लेकिन अगर लास्ट में देखें तो एक सिंगल ड्रेस है और ये है साड़ी। इन पास्ट सेंचुरी सेवरल ट्रैवलर्स टू इंडिया मार्वेल्ड एट इट्स सिंप्लिसिटी। सो अगर हम पास्ट सेंचुरीज में देखें तो बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं इंडिया के, इसकी सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी और डाइवर्स वेज से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित थे। इन विच इट इज़ वोन, मतलब ये सारी चीज़ें देख के लोग काफ़ी ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित थे। इन एडिशन वुमेन ऑफन पुट द साड़ी टू मेनी यूजेस बियॉन्ड दैट ऑफ अ ड्रेस। और इसके अलावा जो विमेन है साड़ी को बहुत सारे अलग यूजेस में भी लेती हैं। द 3 पिक्चर्स बिलो इलस्ट्रेट अ फ्यू सच क्रिएटिव यूजेस। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जो ऐसे ही कुछ क्रिएटिव यूजेस को दिखा रही हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं women often put the sari to many uses beyond that of a dress. So ड्रेस के अलावा आप देख सकते हैं कैरी करने के लिए चीज़ों को, उसके अलावा एज अ फॉर्म ऑफ स्विंग भी इसे यूज किया जा रहा है। लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट्सपीडिया। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड। सो काफ़ी लंबे समय से इंडिया जो है फाइनेस्ट कॉटन को प्रोड्यूस कर रहा है वर्ल्ड में। एंड इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज यूरोप। और इंडियन टेक्सटाइल जो है यूरोप तक जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। वन ब्यूटिफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड चिन्स became so popular in the 17th century Europe that the sales of some European dresses dropped sharply. So इसमें से एक जो है पॉपुलर जो है प्रिंटेड कॉटन था चिन्स, जो कि 17th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। यूरोप में इसके जो सेल्स थे यूरोपियन ड्रेसेस में वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। Eventually, to protect their own products, England and France decided to ban the import of chins from India. So इस जो है ड्रॉप डाउन को ठीक करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने ये जो प्रोडक्ट था चिन्स, इसको इंडिया से मंगाना बैन कर दिया। Next comes festivals galore. So some festivals are religious and some are linked to the season. कुछ फेस्टिवल जो हैं रिलीजियस होते हैं, कुछ सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं पूरे कंट्री में। फेस्टिवल्स सच एज, अब यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स है जैसे कि दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस, ये सारे जो सेलिब्रेट किए जाते हैं पूरी कंट्री में। जो दूसरे फेस्टिवल्स है जैसे कि बैसाखी, बसंत पंचमी, पोंगल, ओणम, गुरुपुरब और बिहू, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया के कुछ पार्ट्स में। एंड वी ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थडेज ऑफ गॉड्स एंड ग्रेट मेन्स एज फेस्टिवल्स। हम जो है कुछ भगवान के जो बर्थडेज हैं और कुछ ग्रेट मेन जो है उनके भी बर्थडेज को जो है एज फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉर्ड कृष्ण का बर्थडे, इसे हम जन्माष्टमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गौतम बुद्ध के बर्थडे को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से और भी फेस्टिवल्स हैं।
वन सच फेस्टिवल बर्थडे इज मकर संक्रांति, ऐसा ही एक फेस्टिवल बर्थडे है मकर संक्रांति, विच मार्क्स द ट्रांजिशन ऑफ द सन इनटू द ज़ोडिएक साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर। सो इसमें क्या है, जो सन है वो कैप्रिकॉर्न जो कि मकर है उस ज़ोडिएक साइन में एंटर करता है, तो मकर संक्रांति मनाया जाता है। एंड इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ विंटर एंड द बिगनिंग ऑफ लॉन्गर डेज। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि विंटर के एंड को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है और लॉन्गर डेज के बिगनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। एंड इट जनरली फॉल्स ऑन और अराउंड जनवरी 14 ईच ईयर, और ये 14 जनवरी के आसपास हर साल मनाया जाता है। मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड अंडर डिफरेंट नेम्स अक्रॉस इंडिया। इंडिया में अलग अलग नामों से सेलिब्रेट करते हैं। ऑल्दो द ट्रेडिशन में वेरी, द फेस्टिवल्स कोर थीम रिमेन्स द सेम। भले जो ट्रेडिशन है वो अलग अलग हो, लेकिन इसका जो कोर थीम है वो हमेशा सेम रहता है। एंड इट इज अ टाइम टू गिव थैंक्स फॉर अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट। जो बाउंटीफुल हार्वेस्ट है उसको थैंक यू बोलने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। इट सेलिब्रेट्स द सन्स इम्पॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। सन के इम्पोर्टेंस को एग्रीकल्चर पे सेलिब्रेट करने के लिए से मनाते हैं। एंड एंजॉय सीजनल डेलिकेसीज, और जो भी सीजनल डेलिकेसीज है उसे हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। ईच रीजन एड्स इट्स यूनिक कल्चरल फ्लेवर। हर एक रीजन अपने यूनिक कल्चरल फ्लेवर को ऐड करता है, जो कि इस फेस्टिवल को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है, बोथ लोकली distinct and part of a shared nationwide celebration. In Tamil Nadu, Makar Sankranti is celebrated as Pongal, a 4-day festival. तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि एक 4-day फेस्टिवल होता है तमिल कल्चर के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट डे है उसे हम भोगी पोंगल कहते हैं, when people discard old belongings and welcome the new, जिसमें लोग पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं और नई चीज़ें लेके आते हैं। ऑन द सेकेंड डे, जब सेकेंड डे आता है तो उसे हम थाई पोंगल कहते हैं। लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल डिश बनाते हैं इसमें, जिसे हम पोंगल कहते हैं, जो कि नए हार्वेस्टेड राइस, मिल्क और जैगरी से बनता है। और जो थर्ड डे है उसे हम मट्टू पोंगल कहते हैं, जो कि डेडिकेट किया जाता है कैटल को, जहाँ पे जो एनिमल्स हैं उन्हें ऑनर किया जाता है जिन्होंने एग्रीकल्चर को करने में हेल्प की थी। और जो फाइनल डे होता है उसे हम कानू पोंगल कहते हैं। एंड इट इज अ डे फॉर फैमिली विजिट्स एंड रीयूनियन। इस दिन फैमिलीज विजिट करती हैं, रीयूनियन होता है। वाइल तमिलनाडु सेलिब्रेट्स द हार्वेस्ट अप नॉर्थ इन पंजाब, द सेम डे इज नोन एज लोहड़ी। अगर हम ऊपर नॉर्थ में आए तो इसी दिन को पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। ये पीपल गैदर अराउंड बोन फायर्स। यहाँ पे लोग जो है बोन फायर के आसपास जो इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ पे आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं, अक्रॉस इंडिया दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेम डेट। तो आप देख सकते हैं शिशुर, शेकरट, मगरी लोरी, सकरात, मकर संक्रांति, दही चूड़ा, पौष संक्रांति, मकरा संक्रांति, माघ बिहू, पेड़ा, पंडुयू, पोंगल, मकरा, विलाकू, मकरा संक्रमण एंड उत्तरायण। इन सब नामों से अलग अलग जगहों पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। इन हियर द पीपल गैदर अराउंड बोन फायर। जब लोहड़ी मनाई जाती है पंजाब में तो लोग जो है बोन फायर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। दे सिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स। ये लोग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाते हैं, स्वीट्स को ऑफर करते हैं जो कि तिल से बनते हैं, गुड़ से बनते हैं। ऑल्दो द कस्टम्स आर डिफरेंट, भले ही इनके कस्टम्स अलग हैं हमसे, लेकिन बोथ फेस्टिवल्स ऑनर द हार्वेस्ट सीजन एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर नेचर्स बाउंटी। भले ही इनके कस्टम्स हमसे अलग हैं, लेकिन ये भी जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं सीजन के हार्वेस्ट के लिए या फिर नेचर को थैंक यू बोलने के लिए, उसके ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए। इन गुजरात द फेस्टिवल इज नोन एज उत्तरायण। गुजरात में इसे उत्तरायण बोला जाता है।
एंड इट इज सिनोनिमस विथ काइट। काइट से इसका नाम जुड़ा हुआ है, काइट फ्लाइंग यहाँ पे की जाती है। द स्काईज आर फिल्ड विथ कलरफुल काइट्स एज पीपल कम्पीट टू कट ईच अदर्स काइट। जो आसमान है वो काइट से भरपूर होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं एक दूसरे की काइट को कट करने के लिए। एक फ्रेंडली बैटल होता है। ट्रेडिशनल स्वीट्स जैसे कि तिल गुड़ ये जो है बनाए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, जो कि सिंबलाइज करते हैं स्वीटनेस और हार्मनी को। मीनवाइल अगर हम आसाम की बात करें तो ये जो फेस्टिवल है इसे वहाँ पे माघ बिहू कहा जाता है या फिर बोगाली बिहू कहा जाता है। एंड इट इन्वॉल्व्स ग्रैंड फीस्ट एंड बोनफायर। वहाँ पे भी फीस्ट किया जाता है, बोनफायर किया जाता है। द नाइट बिफोर माघ बिहू इज कॉल्ड उरुका। जो रात होती है माघ बिहू से पहले उसे उरुको कहा जाता है। एंड जिस समय जो है जो फैमिलीज एक साथ इकट्ठा होती हैं एक बोनफायर के आसपास, खाती हैं, डांस करती हैं, सिंग करती हैं। और जब बिहू डे आता है तो लोग क्या करते हैं, टेम्पल को विजिट करते हैं, प्रे करते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए और ऑफर करते हैं राइस केक्स और दूसरे ट्रेडिशनल फूड को। ऑल्दो काइट फ्लाइंग इज पॉपुलर इन गुजरात, भले ही काइट फ्लाइंग गुजरात में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड फीस्टिंग जो है सेंट्रल है आसाम के सेलिब्रेशन का। दोनों ही फेस्टिवल्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द हार्वेस्ट एंड द जॉय इट ब्रिंग्स। हार्वेस्ट की खुशहाली के लिए जो है लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, जॉय के लिए इसे सेलिब्रेट करते हैं। अ सिंगल फेस्टिवल लाइक मकर संक्रांति कैन बी सेलिब्रेटेड इन मेनी फॉर्म्स अक्रॉस इंडिया। ये जो एक सिंगल फेस्टिवल है इसे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो है सेलिब्रेट किया जाता है खूब धूमधाम से, एम्बॉडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यहाँ पे भी जो ये कॉन्सेप्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसको आगे बढ़ाता है ये फेस्टिवल। While the customs, rituals and names may differ, the underlying spirit of gratitude, celebration and community remains the same throughout the country. भले ही हर जगह के कस्टम्स अलग हैं, रिचुअल्स अलग हैं, नाम अलग हैं, लेकिन इस फेस्टिवल को मनाने के पीछे जो स्पिरिट है, जो ग्रैटिट्यूड है, जो सेलिब्रेशन है, जो कम्युनिटी है, वो सारी चीज़ें सेम है जो इंडिया को एक करती हैं और पूरे कंट्री में मनाया जाता है। Next comes an epic spread. So Indian literature offers one of the finest examples of unity in diversity. अगर हम unity in diversity की बात करें तो Indian literature जो है ये भी एक बहुत ही अच्छा example है इसके लिए। It is among the most diverse and abundant in the world with thousands of works written in various languages. ये जो है काफ़ी ज़्यादा diverse और abundant है वर्ल्ड में, जिसमें जो है कई सारे लैंग्वेजेस हैं जो कि लिखी जाती हैं, ईच विथ इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल। हर एक का एक अपना डिस्टिंक्ट स्टाइल है, फॉर्म एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है। एंड डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी के बाद भी इंडियन लिटरेचर ऑफन शेयर्स कॉमन थीम्स। इसके बाद भी इंडियन लिटरेचर जो है उसका थीम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वैल्यूज़ कॉमन है, स्टोरीज कॉमन है, दैट हैव ट्रांसेंडेड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स, जिसने जो है लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर्स को तोड़ दिया है। फॉर इंस्टेंस द पंचतंत्र एंड एंशिएंट कलेक्शन ऑफ फेबल्स इज वन सच लिटरेरी वर्क दैट हैज बीन शेयर्ड अक्रॉस कल्चर्स एंड अडॉप्टेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो इसका एक एग्जाम्पल है पंचतंत्र, जो कि एक एंशिएंट कलेक्शन है फेबल्स का, जो कि जिसका जो लिटरेरी वर्क है वो शेयर किया गया है अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसे अडाप्ट किया गया है, फॉर्म्स में अडाप्ट किया गया है, और जो कि एम्फेसाइज करता है मॉरल लेसन्स पे थ्रू सिंपल येट पावरफुल स्टोरी टेलिंग। तो सिंपल और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के साथ ही यहाँ पे जो चीज़ों को जो है इलाबोरेट किया गया है, यहाँ पे जो लोगों के जो कल्चर है उसको डिफाइन किया गया है। ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत मोर देन 2200 ईयर्स अगो। सो ये जो पंचतंत्र है इसे संस्कृत में पहले लिखा गया था 2200 ईयर्स पहले। इट हैज़ सिंस बीन ट्रांसलेटेड इनटू नियरली 200 डिफरेंट वर्जन्स इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस। इसे जो ट्रांसलेट किया गया है 200 डिफरेंट वर्जन्स में 50 लैंग्वेजेस से ज़्यादा में। ट्रैवलिंग फार बियॉन्ड इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया
द मिडिल ईस्ट एंड इवन यूरोप। तो इन सब जगहों पे ये जो पंचतंत्र है काफी ज्यादा फेमस है। This adaptability of stories from the Panchatantra shows how one set of narratives has evolved into many versions. So ये जो adaptability है स्टोरीज का, इस ग्रुप ऑफ स्टोरीज का, ये जो है सेट करता है नरेटिव्स कि कैसे जो है इसे ये जो है इन्वॉल्व हो चुका है बहुत सारे वर्जन्स में, बिकमिंग अ यूनिवर्सल सोर्स ऑफ विजडम, ये जो कि एक यूनिवर्सल सोर्स ऑफ विजडम बन गया है और एथिकल गाइडेंस का एक रूप बन चुका है। However, the most iconic example of unity and diversity in Indian literature are its two epics, the Ramayana and the Mahabharata। तो रामायण और महाभारत ये भी दो मोस्ट आइकॉनिक एग्जाम्पल्स है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का इंडिया में। एंड दीज monumental works composed in Sanskrit narrate stories of heroism, morality and the eternal battle between good and evil। ये जो मॉन्यूमेंटल वर्क है जो कि पहले संस्कृत में था, ये जो है उस समय के हीरोइज्म, मोरालिटी और एटर्नल बैटल के बारे में बताता है जिसमें अच्छाई की बुराई पे जीत होती है, while also exploring deep philosophical questions, जिसमें deep philosophical questions भी पूछे गए हैं। Together these epics span nearly 7,000 pages in their original forms। अगर इन एपिक्स को एक साथ रखा जाए तो 7,000 से भी ज्यादा पेजेस ये जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में रखते हैं। Filled with rich narratives about heroes who fight to restore धर्म, righteousness। So जिसमें जो है नरेटिव जो है सेट किया जाता है, जिसके जो नरेटिव है वो काफी रिच हैं, जो कि बताते हैं उस समय के हीरोज के बारे में जो कि धर्म को मीन्स राइटियसनेस को रिस्टोर करने के लिए जिन्होंने लड़ाई की थी। द महाभारत टेल्स द स्टोरी ऑफ द पांडवास हु विद द गाइडेंस ऑफ कृष्णा फाइट अगेंस्ट देयर कजिन्स। महाभारत जो है स्टोरी बताता है पांडवास की जिन्होंने श्री कृष्ण के गाइडेंस में अपने ही कजिन्स जो कि कौरव्स थे उनके अगेंस्ट फाइट किया था, टू रिक्लेम देयर राइटफुल किंगडम, अपने किंगडम को वापस पाने के लिए। On the other hand, the Ramayana recounts the story of Prince Ram who along with his brother Lakshman and the monkey god Hanuman rescues his wife Sita from the demon king Ravan। और दूसरी तरफ अगर हम रामायण की बात करें तो ये है स्टोरी प्रिंस राम की जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मंकी गॉड हनुमान के साथ जो है अपनी वाइफ सीता को रेस्क्यू करने जाते हैं डेमन किंग रावण से। Both epics are not just simple tales of heroism, they are packed with moral dilemmas। ये दोनों ही जो epics हैं यहाँ पे आपको simple tales नहीं दिखेंगी बस हीरोइज्म की, इसके साथ साथ ये moral dilemma के बारे में भी बताते हैं और क्वेश्चंस बताते हैं अबाउट राइटियसनेस, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, लॉयल्टी के बारे में बताते हैं, जस्टिस के बारे में बताते हैं एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो नेचर है उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन करते हैं। फॉर मोर देन 2 millennia these two epics transcended their Sanskrit origin and have been translated or adapted into almost every regional language of India। So 2 millennia तक जो है ये epic जो है संस्कृत में थी और फिर धीरे धीरे इन्हें अडाप्ट किया गया और जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन सब में ट्रांसलेट किया गया। In addition to written adaptations, countless oral and folk versions have been passed down through generations। So अगर हम आगे कहें तो ये जो स्क्रिप्ट्स हैं इनके जो रिटन एडाप्टेशन हैं, काउंटलेस ओरल और फोक वर्जन्स हैं, ये अलग अलग जनरेशन्स तक पास ऑन किए गए हैं। A few years ago, a scholar conducted research in Tamil Nadu and found that there are over 100 different folk versions of Mahabharata in that state alone, which have been transmitted through oral traditions। So, कुछ साल पहले एक स्कॉलर ने एक सर्वे, एक रिसर्च कंडक्ट किया था तमिलनाडु में और वहाँ पे उसने पाया कि 100 से ज़्यादा जो है फोक वर्जन्स में महाभारत उनके खुद के स्टेट में है जो कि ट्रांसमिट करता है, जिसे ट्रांसमिट किया गया था ओरल ट्रेडिशन से। द नंबर वुड बी इवन ग्रेटर इफ वी कंसिडर द एंटायर कंट्री।
अगर हम पूरी कंट्री को देखें तो हो सकता है नंबर और भी ज़्यादा हो। These versions differ in different details and reflect local customs। ये जो versions हैं ये अलग अलग डिटेल्स आपको दिखेंगे इसमें, एंड लोकल कस्टम को ये बताते हैं, बिलीव्स को बताते हैं, बट द कोर नैरेटिव ऑफ द एपिक रिमेन्स द सेम। लेकिन जो कोर नैरेटिव है इस एपिक का वो सेम ही आपको मिलेगा। Here you can see a painting depicting a major episode from the Ramayana, 18th century, Himachal Pradesh. Moreover, many tribal communities across India have their own versions of the Ramayana and Mahabharata. ज़्यादातर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में उनके खुद के वर्जन्स आप देखेंगे रामायण और महाभारत के, एंड ये जो स्टोरीज हैं दीज हैव बीन अडेप्टेड टू रिफ्लेक्ट द कस्टम्स, हिस्ट्री एंड वर्ल्ड व्यू ऑफ दीज ट्राइब्स। ये जो स्टोरीज हैं ये अडाप्ट करती हैं, ये इन्होंने अडाप्ट की है या रिफ्लेक्ट किया है कस्टम्स को, हिस्ट्री को, वर्ल्ड व्यू को इन ट्राइब्स का, मेकिंग द एपिक्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी, जो कि उनके कल्चरल आइडेंटिटी का एक पार्ट बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल द भील, गोंद, द मुंडा ट्राइब्स एज वेल एज मेनी ट्राइब्स फ्रॉम इंडियंस नॉर्थ ईस्ट एंड द हिमालयन रीजन हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टोरीज। अब ये जो ट्राइब्स हैं अलग अलग, इनके खुद के इंटरप्रिटेशन आपको दिखेंगे स्टोरीज के, एंड दीज ट्राइबल वर्जन्स आर ट्रांसमिटेड ओरली। ये जो ट्राइबल वर्जन्स है ये ओरली ट्रांसमिट किए जाते हैं, एंड ऑफन इंक्लूड लेजेंड्स दैट लिंक द ट्राइब। और इसमें आपको लेजेंड्स मिलेंगे जो कि इस ट्राइब को लिंक करते हैं टू देयर ओन हिस्ट्री विथ दैट ऑफ द एपिक हीरोज, जो अपनी खुद की हिस्ट्री से इन्हें जोड़ते हैं उनके खुद के एपिक हीरो से। फॉर इंस्टेंस सम कम्युनिटीज बिलीव दैट द पांडवास और लॉर्ड राम ट्रैवल्ड थ्रू देयर रीजन ड्यूरिंग देयर एडवेंचर्स। सो यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल्स दिए जिसमें जो है कुछ कम्युनिटीज का ये मानना था कि जो पांडवास थे या जो लॉर्ड राम थे वो उनके रीजन से गुजर के गए थे अपने एडवेंचर के दौरान। द anthropologist K.S. Singh, who directed the People of India project, noted that according to folklore there is hardly a place in India that has not been visited by one or more of the epic heroes. So जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट K.S. Singh हैं उनके अकॉर्डिंग, जिन्होंने डायरेक्ट की थी पीपल ऑफ इंडिया, उनके अकॉर्डिंग जो है जो फोकलोर था वहाँ पे दैट वॉज हार्डली अ प्लेस इन इंडिया, वो इंडिया का कोई प्लेस ही नहीं था दैट हैज़ बीन विजिटेड बाय वन और मोर ऑफ द एपिक हीरो, जहाँ पे एक से ज़्यादा एपिक हीरोज गए हों। दिस वाइड स्प्रेड कनेक्शन टू द एपिक्स हाईलाइट देयर सेंट्रल रोल। ये जो वाइड स्प्रेड कनेक्शन है एपिक्स का हाईलाइट करता है इनके सेंट्रल रोल को इन शेपिंग द कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री, जो कि इंडिया के रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को शेप करता है। तो यहाँ पे आप जो है पिक्चर देख सकते हैं पंच पांडव्स की, अ कार्व्ड स्टोन इन अ फॉरेस्ट ऑफ द नीलगिरीज तमिलनाडु डिपिक्टिंग द 5 पांडव ब्रदर्स। सो ये जो है एक कार्व्ड स्टोन है जो कि नीलगिरी तमिलनाडु में आपको मिलेगा, जो कि 5 पांडव ब्रदर्स को दिखाता है। The shrine containing this stone is maintained by Irula's tribals to commemorate the Pandavas passing through the area, जो कि दिखाता है कि ये पांडव्स इस एरिया से क्रॉस करके गए थे। Both the Ramayana and the Mahabharata have also played a significant role in fostering cultural exchanges across India and beyond. दोनों ही रामायण और महाभारत, इन दोनों का ही बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था फॉस्टर करने में जो भी कल्चरल एक्सचेंजेस थे इंडिया और उसके आगे के। ओवर द सेंचुरीज दे हैव क्रिएटेड अ डेंस नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरैक्शंस। सो जैसे जैसे सेंचुरीज बीतती गई इन सब ने क्रिएट किया था एक डेंस नेटवर्क कल्चरल इंटरैक्शन का, स्प्रेडिंग नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट द अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एज वेल, जो कि ना सिर्फ इस कंट्री में था बट एशिया के दूसरे पार्ट्स में भी फैला हुआ था। फॉर एग्जाम्पल वर्जन्स ऑफ द रामायण एग्जिस्ट इन थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड कैम्बोडिया वेयर दे आर इंटीग्रल टू द कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल।
सो ये जो वर्जन्स हैं रामायण के, ये आपको थाईलैंड, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया में भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ये जो है इंटीग्रल पार्ट है इनके कल्चरल और रिलीजियस लाइफ का। द एपिक्स हैव thus served as cultural bridges, ये जो एपिक्स हैं ये कल्चरल ब्रिजेस के रूप में जो सर्व करते हैं, reinforcing the idea of unity in diversity, जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आइडिया को reinforce करते हैं across vast region, पूरे region में। In conclusion, the spread and adaptation of these literary works demonstrate the richness and interconnectedness of Indian culture। अगर हम कंक्लूड करें तो ये जो स्प्रेड है या जो अडेप्टेशन है इन लिटरेरी वर्क्स का, ये बताता है इसके रिचनेस और इंटरकनेक्टेडनेस के बीच में कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। इंडियन कल्चर आपस में जुड़ा हुआ है हर जगह पे। इंडियन लिटरेचर, क्लासिकल आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ऑल सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। ये जो इंडियन लिटरेचर है, क्लासिकल आर्ट है और जो आर्किटेक्चर है, ये सारे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनरिचमेंट while maintaining an underlying unity, underlying unity को maintain करते हुए that binds these various expressions together, जो एक साथ इन expressions को जोड़ के रखते हैं। The रामायण and महाभारत along with countless other works, ये जो रामायण और महाभारत है दूसरे कामों के साथ, these have fostered a shared cultural identity even as they have been adapted and transformed by different communities। सो भले ही अलग अलग कम्युनिटीज़ ने इसे ट्रांसफॉर्म कर लिया है, उसके बाद भी इनकी जो आइडेंटिटी है वो जो है एक जैसी है। दिस एबिलिटी टू रिटेन कोर वैल्यूज वाइल अकोमोडेटिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ वॉइसेस, ये जो एबिलिटी है रिटेन करने की कोर वैल्यूज को एकोमोडेट करते समय मल्टीट्यूड को वॉइसेस के और ट्रेडिशंस के, इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। ये जो है एक मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट है इंडियन कल्चर का एंड लिटरेचर के, एम्बोडिंग द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आइडिया को बताता है। इन तमिलनाडु देर आर ओवर 100 फोक वर्जन्स ऑफ द महाभारत। तमिलनाडु में महाभारत के 100 से भी ज्यादा फोक वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे। ईच अडेप्टेड टू रिफ्लेक्ट लोकल बिलीव्स एंड ट्रेडिशन, हर एक को अडेप्ट किया गया है वहां के लोकल बिलीव्स और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए। सम वर्जन्स फोकस ऑन द मोरल स्ट्रगल्स ऑफ अर्जुन, कुछ वर्जन्स जो हैं वो अर्जुन के मोरल स्ट्रगल्स पे फोकस करते हैं, व्हाइल अदर्स एम्फसाइज द रोल ऑफ द्रौपदी, लेकिन दूसरे जो है द्रौपदी के रोल को एम्फसाइज करते हैं। These regional adaptations of the महाभारत have not only preserved the core story, ये जो रीजनल अडेप्टेशन है महाभारत के, इसने ना सिर्फ जो है प्रिजर्व किया है कोर स्टोरी जो है, बट हैव ऑल्सो इंटीग्रेटेड लोकल फोकलोर, लेकिन इसने जो है जो लोकल फोकलोर है उसको भी इंटीग्रेट किया है। शोइंग हाउ वन एपिक कैन इवॉल्व इनटू मेनी फॉर्म्स, ये दिखाता है कि कैसे एक एपिक जो है बहुत सारे फॉर्म्स में जो है इवॉल्व करता है, while still retaining its essence, अपने एसेंस को रिटेन करते हुए कैसे अलग अलग फॉर्म्स में वो जो है जाता है। Similarly in the northeast, the Manipuri version of the Mahabharata weaves in local legends and cultural practices, making it unique to the region while still connecting it to the broader Indian epic tradition। अगर हम बात करें इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट की मणिपुर की, तो मणिपुर में जो मणिपुरी वर्जन है महाभारत का वो भी वहाँ के लोकल लेजेंड्स, वहाँ के कल्चरल प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों को जो है आपस में जोड़ता है और फिर भी जो इंडियन एपिक ट्रेडिशन है उसको कनेक्ट करता है। द रामायण ऑल्सो हैज़ न्यूमरस वर्जन्स, रामायण के भी ऐसे ही बहुत सारे वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे अक्रॉस इंडिया। इन द ट्राइबल रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया सच एज द रीजन्स इनहेबिटेड बाय द भील्स एंड गोट्स। सो जो ट्राइबल रीजन्स है सेंट्रल इंडिया के जिसमें भील्स और गोंस रहते हैं, यहाँ जो स्टोरी है लॉर्ड राम की वो अडाप्ट की गई है जो कि रिफ्लेक्ट करती है इनके कस्टम्स को और लोकल कम्युनिटीज को। These adaptations emphasize Ram's journey
थ्रू देयर रीजन्स। ये जो एडेप्टेशन है ये एम्फेसाइज करती है राम की जर्नी को उनके रीजन से, विच इज इनकॉर्पोरेटिंग लोकल डाइटीज एंड मिथ्स, जो कि लोकल डाइटीज और मिथ्स को जो इनकॉर्पोरेट करता है। इन द हिमालयन रीजन स्पेशली इन कश्मीर द रामायण हैज इट्स ओन वर्जन। अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे भी रामायण का उनका खुद का एक वर्जन है, ऑफन ब्लेंड विथ लोकल फोकलोर। सो वहाँ पे भी ये जो है वहाँ के जो लोकल फोकलोर है उससे ब्लेंड करता हुआ है। While these versions may differ in details, the core narrative of Ram's quest to rescue Sita from Ravan remains the same. भले ये सारे वर्जन जो भी हमने अब तक पढ़े हैं वो सारे जो है एक दूसरे से काफ़ी अलग हो, इनके डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा अलग हो, लेकिन इनका जो मेन कोर है, जो मेन कोर नरेटिव है कि राम ने सीता को रेस्क्यू किया था रावण से, वो सेम ही मिलेगा आपको। यूनाइटिंग दीज डाइवर्स कम्युनिटीज अंडर अ शेयर्ड कल्चरल फ्रेमवर्क, जो कि इन सारे कम्युनिटीज को आपस में यूनाइट करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेस्ट योरसेल्फ। सो इन द पेंटिंग ऑफ Panch Pandavas, find out the important details associated with it. So this you have to do yourself. Now let's move ahead. India is a country of great diversity. India offers immense diversity in its landscapes, people, languages, dresses, foods, festivals and customs. Historians and geographical factors influence the diversity of a region. Food is an important part of Indian culture, playing a role in everyday life as well as in festivals. Now let's move on to work to progress. So A exercise is darken the correct option in the OMR sheet. So the first one is more than dash languages are spoken in the world today. 4,000, 6,000, 7,000 or 10,000. The correct answer is 7,000. Second, what does Makar Sankranti celebrate? The arrival of monsoon, the harvest season, the festival of lights, or the victory of good over evil? The correct answer is the harvest season. Third one, women often put the dash to many uses other than as a dress. Kurti, lehenga, sari, ghagra. Correct answer is sari. Fourth one, Muga is a dash sari, cotton, woolen, synthetic, silk. Correct answer is silk sari. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. The first one is the diversity of us extends into languages and culture. Second, geographical and historical factors influence the diversity of a region. Third one, diversity is an important part of Indian culture. Fourth, the sari has a long history. Fifth one, a single festival like Makar Sankranti can be celebrated in many forms across India. Sixth one, the Panchatantra has been adapted into more than 50 languages. Now let's move on to C exercise, which is state whether the following statements are true or false. The first one is the Mahabharata and the Ramayana were originally written in Sanskrit. This is true. Second, the Panchatantra was only written in one language and never translated. This is false. Third one, the Ramayana narrates the story of the Pandavas. This is false. Fourth one, many tribal communities have their own versions of the Indian epics. This is true. And the fifth one is Pongal is celebrated by people in the northeastern part of India. This is false. So these are the answers that you have to write down, and this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.